चलो रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखो। लाइक इन केस ऑफ म्यूजिकल वॉवेल नोटेशन। देखो, लाइक इन केस ऑफ म्यूजिकल वॉवेल्स नोटेशन। जैसे होते हैं ना, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ता। सा सर नीचे आ जाएगी। सर ये सब मतलब खोज हुआ होगा तो इंडिया में थोड़ी होगा सर, तो वहां पे भी नहीं जी, उपाधि से चलता होगा। हाँ जी। जो म्यूजिकल जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पूरे वर्ल्ड के लिए सेम है ना। म्यूजिक जो है, उसका जो टोन है, उसका जो प्रॉपर्टीज है, वो सब के लिए सेम है। बस गाना गाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन गाना सीखने का तरीका सबका सेम होता है। सर सा नीचे आ जाता है ना लास्ट वाला। नहीं जरूर सर, बताते शुरू हैं। में होता है। यहाँ देखो ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। atomic masses प्लस आंसर लिखो। and observed that इसको ऐसे लिखो। उन्होंने कह दिया है, he arranged the elements in the increasing order of their atomic masses। अभी तक जो भी साइंटिस्ट थे, एटॉमिक मास के आधार पर चल रहे थे। लिखा हुआ है, एंड ऑब्जर्व दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में प्रत्येक आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टीज अपने पहले एलिमेंट के जैसा होगा। न्यूलैंड का ये ऑक्टेव रूल था। उन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, और उन्होंने ये पाया कि प्रत्येक आठवां एलिमेंट अपने फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखेगा, जैसा कि लाइक इन केस ऑफ म्यूजिकल वॉवेल्स नोटेशन। first element like in case of musical vowels sa, re, ga, ma, pa, dha, dha। और माइक ऑफ करके लिखो। सर ये एक पूछना था सर। हम्म सर सिंटिलेशन क्या होता है? हम्म सिंटिलेशन इंटिलेशन सिंटिलेशन कहाँ पर लिया है? एनसीईआरटी में पाया था। पूरा सेंटेंस है ना, लिख के भेजना, तब पता चलेगा। सर वो एस्केंटिलेशन बोला सर, जो चमकता नहीं है अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट में। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें जो पीछे जिंक सल्फाइड रहता है, वही बोल रहा है आनंद। हाँ यस यस ब्रो। हाँ, चमकना होता है। चमकना होता है। प्रोनाउंसिएशन सही से करेगा तब ना जी। सर वो प्रोनाउंसिएशन भारत सही से इंग्लिश उतना बढ़िया नहीं है। प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं करेगा तो पता चला कि
हम लिखा है बोर्ड पे ये वर्ड, नटूरे। तुम लोग पढ़ लिया नटूरे। तो बाकी बच्चा जो है इसको पढ़ेगा फटूरे। फुटूरे। हाँ, गांव का एक स्कूल था, उसमें नटूरे फटूरे चल रहा था। तो वहाँ तो गूगल को गुलू गुलू भी बोलता है। हाँ, चलो नोट हो गया। तो पहला एलिमेंट जो है अपने 8वें एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखेगा। मतलब केमिस्ट्री में इनका बताया गया कॉन्सेप्ट था कि अगर हम एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे एलिमेंट्स को, पहला और 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है वो मैच कर सकता है। नोट हो गया ना? बताते हैं कैसे मेंशन। नोट कर लिए? यस सर, हो गया। हम्म। तो कैसे उनका कॉन्सेप्ट आया? सेकेंड में लिखो, नंबर 2 में। नंबर 2 में लिखना कि जब उन्होंने डिस्कवरी किया था एट दैट टाइम, जिस समय उनका न्यूलैंड डॉक्टर बुलाया था, लिखो एट दैट टाइम inert gases were not known। मतलब इनर्ट गैस का उस समय जन्म नहीं हुआ था, पता नहीं चला था। तो वो ऐसे लिखना, जैसे हम लिख रहे हैं ना, ऐसे उतारना। हाइड्रोजन लिखना यहाँ पे, हाइड्रोजन। यहाँ लिखना लिथियम सोडियम, ऐसे। यहाँ लिखना बेरिलियम मैग्नीशियम, बोरोन बोरोन एल्यूमिनियम, बोरोन एल्युमिनियम, कार्बन सिलिकॉन, ऐसे। नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन। ऐसा नोट करो। One more liखो, सुना है। Now the properties of lithium, the properties of Li, lithium, are similar to its element, that means sodium, sodium, and properties of beryllium, and properties of beryllium, Be, are similar to magnesium, and so on। इस तरह से और भी आगे हो सकता है, and so on।
मेन कॉन्सेप्ट ये वाला है, अगर इसको नहीं ध्यान में रखेंगे तो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल गलत हो जाएगा। जिस समय मैं न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल बनाया था बच्चों, उसमें पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस का खोज नहीं हुआ था, नोबल गैस के बारे में किसी को पता ही नहीं था। तो क्या लिखा हुआ है, पॉइंट को मेंशन करो। लिथियम का प्रॉपर्टीज सोडियम से सिमिलर होगा, बेरिलियम का मैग्नीशियम से, इसलिए उसको सेम ग्रुप में रखते हैं। यहाँ से कर सकते हो ना, जैसे मान लो हाइड्रोजन को पहला एलिमेंट मान लें, तो 1 नंबर ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5th, ये 6th, ये 7। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा, 8। बताओ हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी किससे मैच करेगा? क्लोरीन। हेलोजन से मैच करता है ना, हेलोजन से मैच करेगा। और लिथियम का प्रॉपर्टी, अगर हम लिथियम से स्टार्ट करें, इसको अगर हम 1 माने, 1 2 3 4 5 6 7 8 सोडियम से मैच कर जाएगा। बेरिलियम से स्टार्ट करेंगे तो मैग्नीशियम से मैच करेगा, बोरॉन से करेंगे तो एल्युमिनियम से, कार्बन से करेंगे तो सिलिकॉन से। इसलिए अगर हम इसको पहला एलिमेंट माने तो 8वां एलिमेंट ये वाला हो जाएगा। चेक कर लो एक बार, है ना। तो ऑक्टेव रूल का कॉन्सेप्ट यही है कि हर पहला एलिमेंट का प्रॉपर्टी, जैसे मान लो हम इसको अगर मान ले पहला एलिमेंट, तो इसका 8वां एलिमेंट ये वाला होगा। इसको मान लिया पहला एलिमेंट, इसका 8वां वाला ही होगा। इसको मान लिया पहला एलिमेंट, इसका 8वां एलिमेंट ही होगा। नंबरिंग वाइज भी कर सकते हो। बात समझ में आ गया सबको? यस सर। यस। हम्म। सर इतना बार पीरियोडिक टेबल क्या पढ़ाया जा रहा है? हम्म। सर इतना बार पीरियोडिक टेबल क्या पढ़ाया जा रहा है? इसीलिए क्योंकि जो सिलेबस में वो पढ़ना पड़ेगा ना। सर तो सिलेबस में क्या है? है सिलेबस में क्या है? सिलेबस में काहे है, तो सिलेबस में नहीं रहेगा, पढ़ना है तो काहे नहीं रहेगा जी। सर 10th में भी था। हाँ वही तो हम बोल रहे हैं, जो सिलेबस में है तो उसको तो ध्यान देना पड़ेगा ना। सर अब इस मेन, समय हीलियम और नियॉन की खोज नहीं हुई थी क्या? हाँ उस समय नोबल गैस का खोज नहीं हुआ था, उस समय नोबल गैस का खोज नहीं हुआ था। सर डाउन एरो मतलब क्या हुआ यहाँ पर? डाउन एरो का मतलब कुछ नहीं, मतलब इसके नीचे भी हम जब एलिमेंट को डिफाइंड करेंगे तो वहां भी ऑक्टेव रूल को लगा सकते हैं। बात समझ में आया? हाँ। सर हाँ, इसमें इसका देखिए मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टीज, भी नीचे नीचे वाला जो एलिमेंट है, नीचे नीचे वाला जो एलिमेंट है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ लिखे द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम आर सिमिलर टू 8th एलिमेंट, दैट मीन सोडियम। लिथियम का प्रॉपर्टी सोडियम से मैच करेगा और बेरिलियम का मैच करेगा मैग्नीशियम से। सर यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टीज मैच करेगा, केमिकल और फिजिकल दोनों, या सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज? दोनों दोनों प्रॉपर्टीज, मतलब फिजिकल और केमिकल दोनों। प्रॉपर्टीज का मतलब फिजिकल और केमिकल दोनों। तो चलो जल्दी से इसका ड्रॉबैक और लिमिटेशन कर लो फटाफट। का जो ड्रॉबैक है या इसको बोलेंगे लिमिटेशन है। ड्रॉबैक और लिमिटेशन। लो, दिस रूल is valid up to, valid यहाँ लिख लो, valid only up to, इसके लिए valid only up to calcium,
कैल्शियम देखो, बिकॉज आफ्टर कैल्शियम, मतलब आफ्टर कैल्शियम कौन सा एलिमेंट आता है? स्कैंडियम। आफ्टर कैल्शियम, ड्यू टू presence of D block, due to presence of D block element, there is difference of important है 18 elements instead of 8 elements, instead of 8 elements. याद देंगे सेकंड में को, आफ्टर द discovery of inert gases, after the discovery of inert gases and including them into and including them into the periodic table, it becomes the eighth element from alkali metal. पीटी मतलब सर? उदाहरण लिखो, so this law सर पीटी मतलब? पीरियोडिक टेबल। अरे देखो had to be सर सर एलिमेंट फ्रॉम उसके बाद क्या लिखें? dropped out. Yeah, after the Alkali discovery metal. of inert gases and including them into उसके आगे Alkali metal. element from लिखा हुआ है, उसके नीचे क्या लिखें? alkali metal, अल- alkali metal. दोनों ड्रॉबैक समझ में आ गया होगा तुम लोगों को? अच्छा बताओ, इसका मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ का मतलब हिंदी में के बदले में। के बदले में, नोट करो जल्दी से। सर अल्कली मेटल हाँ, एल्कली मेटल है। मतलब सर उसको मतलब समझा देते हैं, पहले नोट कर लो। सर इनर्ट गैसेस मतलब क्या होता है, थोड़ा बता दीजिए। नोबल गैस। नोबल गैस। हम्म, हीलियम नियॉन सर। eighth element from alkali metal, so this law had to be dropped out. देखो ध्यान से समझना, नोट हो गया? यस सर। यस सर हो गया। तो ध्यान दो बोर्ड पे। हेलो सर, साइड में रहने दीजिए। अच्छा,
नोट करो जल्दी से, साइड में रहने देंगे तो फिर वो समझेगा कैसे। नोट करो फटाफट। नोट हो गया होगा। चलो देखो, इसका ड्रॉबैक क्या लिखा हुआ है, तो ड्रॉबैक ये लिखा हुआ है कि न्यूलैंड ऑक्टेव रूल्स केमिस्ट्री में 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स तक ही वैलिड है। इसको ना बोला जाता है केमिस्ट्री में कौन सा एलिमेंट होता है, लाइटर एलिमेंट्स। पूछता है एग्जाम में, नोट कर लेना। लाइटर एलिमेंट्स का मतलब होता है जो एलिमेंट हल्का होता है ना। लाइटर का मतलब होता है जिस एलिमेंट का डेंसिटी कम होगा। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक को बोला जाता है लाइटर एलिमेंट्स। तो बताओ, इसको हम लोग कौन सा एलिमेंट बोल सकते हैं केमिस्ट्री में? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। बताओ, अगर हम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में भरे और पी सबसेल में भरे, कितना इलेक्ट्रॉन भर देंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 एलिमेंट का तो पता चल जाएगा। अब कह रहा है इसका ड्रॉबैक क्या है कि जैसे ही हम लोग केमिस्ट्री में कैल्शियम के बाद जाएंगे, कैल्शियम के बाद एक सबसेल कौन सा आता है, डी सबसेल। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 18। हाँ, तब 18 का डिफरेंस आएगा, तो ऑक्टेव रूल फेल कर गया वहां पे। तो पहला ड्रॉबैक समझ में आ गया। यस सर। कैल्शियम के बाद सर कैल्शियम लेकिन के बाद कैल्शियम के बाद इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा डी सबसेल में। तो अगर हम स्कैंडियम से डी ब्लॉक का प्रॉपर्टी निकालें तो मैच नहीं करेगा। कहने का मतलब ऑक्टेव रूल का लिमिटेशन था कैल्शियम तक ही, जहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो होता है। यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो होता है, मैजिक नंबर चेंज कर गया। इस समझ में आ गया सबको, मिटा दे। एक से लेके 20 तक एलिमेंट को लोग बोलते हैं लाइटर एलिमेंट, एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट। इसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। नोट हो गया। सर वो बोल रहे थे कि सर उस समय तो डी ब्लॉक आया नहीं था, तो कैसे कह सकते हैं कि सर? तो बाद में आया ना जी, बाद में आया ना, तो बाद में इसलिए ड्रॉबैक हो गया। उस समय तक तो रूल सही था। बाद में जब पीरियड टेबल डेवलप हुआ, जब खोज हुआ आयरन का, स्कैंडियम का, उसके बाद इनका लॉ जो है वो धरा का धरा रह गया। जिस समय में वो डिस्कवरी किए थे उस समय में तो सब कुछ ठीक था। सर देखो, उस समय 56 एलिमेंट का खोज किया गया था ना। हाँ, उस समय में ज्यादा एलिमेंट था ही नहीं। देखो, इनर्ट गैसेस का मतलब होता है जो गैस किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। जो पूछा था ना, इनर्ट गैस का मतलब, इनर्ट मतलब होता है निष्क्रिय गैस, जो अपने आप में स्टेबल होगा। जैसे हम हीलियम लिख दिए, नियॉन लिख दिए, आर्गन लिख दिए, क्रिप्टन लिख दिए, जेनॉन और रेडॉन, ये सब निष्क्रिय गैस है। ये सब क्या होता है, एटम के फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होता है, क्योंकि इसका ऑर्बिटल भरा हुआ रहता है। अब सेकेंड ड्रॉबैक देखो क्या है। सेकेंड ड्रॉबैक है कि जब पता चल गया नोबल गैस का, तो हम यहाँ से एलिमेंट करेंगे कि हाइड्रोजन जो है, उसके बाद होगा हीलियम, उसके बाद होगा लिथियम, उसके बाद होगा बेरिलियम, उसके बाद सर होगा सर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, और उसके बाद हो गए नियॉन, उसके बाद हो यहाँ पे सोडियम। सर
हाँ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा सर? 118 काचे 118 एलिमेंट्स। हाँ वो भी लिख सकते हो, मतलब एक हम एग्जाम्पल बता दिए, ये सब वेल नोबल गैस है, नीचे में भी 118 हो सकता है। तो अब यहाँ पे सेकेंड ड्रॉबैक क्या था, जब तुम इसको लिखोगे ऐसे 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 लिखोगे, तो अगर हम लिथियम से स्टार्ट करेंगे, लिथियम से, लिथियम क्या होता है, अल्कली मेटल है ना, लिथियम को अल्कली मेटल बोलते हैं। अब यहां से जब स्टार्ट करेंगे ऑक्टेबल के हिसाब से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, है ना। देखो ध्यान से, अगर हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, ध्यान समझना, सेकेंड ड्रॉबैक क्या है, सेकेंड ड्रॉबैक है हम अल्कली मेटल से प्रॉपर्टी को स्टार्ट करें, मतलब लिथियम का प्रॉपर्टी किससे मैच करेगा। तो अगर हम लिथियम से स्टार्ट करेंगे, 8वें बार में रिपीट कहाँ पे होगा, नियॉन। नियॉन में। इसलिए इनका जो रूल है, नोबल गैस आने के बाद क्या कर दिया गया, ड्रॉप आउट, मतलब ठंडा अवस्था में डाल दिया गया, क्योंकि नोबल गैस आने से सारा क्रम गड़बड़ा गया। अल्कली मेटल का प्रॉपर्टीज नोबल गैस से मैच करना शुरू हो गया। इससे पहले कहाँ से मैच करता था, सोडियम से, क्योंकि पीरियडिक टेबल में उस वक्त हीलियम का खोज नहीं हुआ था। तो ऑप्शन सर आ अब गया सेकंड। अब बोल देते कि नाइन्थ एलिमेंट सिमिलर होगा। लिखना है क्या? हाँ वही वही नाइन्थ एलिमेंट सिमिलर होगा, मतलब ऑक्टेव लॉ तो गलत हो गया ना। हाँ हेलो सर, इसको लिखना है क्या? हाँ नोट कर लो, नोट कर लो कि अगर हम लिथियम को अब स्टार्ट करेंगे, तो न्यूलैंड के हिसाब से लिथियम का प्रॉपर्टीज नियोन से मैच कर रहा है, इसलिए थ्योरी को ड्रॉप आउट कर दिया गया। लिथियम का एक भी प्रॉपर्टीज नियोन से मैच नहीं करता है। दो ड्रॉबैक हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट आने से न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ सीमित हो गया हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, और नोबल गैस आने से अल्कली मेटल का प्रॉपर्टीज नोबल गैस से मैच करना शुरू। हाँ नोट हो गया। यस यस सर। सर। ये तो इस पे 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, फटाफट दोनों क्वेश्चन बना के दिखाओ। हेलो लिखो। सर, इसको उतारने के बाद कुछ निकल। इसको बताने के बाद ये क्वेश्चन करो, which of the following which of the following set of elements which of the following set of elements of a Newland octave rule? सोडियम, सर पोटासियम, ओबे का मतलब क्या होता है? फॉलो करना, ओबे मतलब फॉलो करना, डिजोबे मतलब फॉलो नहीं करना। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। नंबर 3 में लिखो, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम। नंबर 4 में लिखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। सी 3 सर 4 डी नंबर। चार नंबर सर। चौथा नंबर। यस सर। जो इसका मतलब है, पहला ऑप्शन में ओबे के। न्यूलैंड के रेंज से बाहर था,
यस सर। इसमें ये रेंज से बाहर था, इसमें रेंज से बाहर था, इसमें तीनों रेंज के अंदर है। तो सर्कल कर लेना। इस न्यूलैंड के हिसाब से ये तीनों एलिमेंट को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर को ही वो डिफाइन कर पाए। पीरियोडिक टेबल पढ़ने का कोई बेनिफिट्स होगा? हाँ, कैसे? बता देते बेनिफिट्स हो गए। सर मैंने मोनिक लिखा दीजिएगा ना। ठीक है, नोट हो गया ना इतना? चलो अगला क्वेश्चन लिखो फटाफट जल्दी से। और which of the pair or which of the pair Newland octave rule is not applicable? Not applicable. फर्स्ट में लिथियम सोडियम, सेकेंड में कार्बन सिलिकॉन, थर्ड में मैग्नीशियम कैल्शियम, और फोर्थ में क्लोरीन ब्रोमीन। फोर्थ नंबर सर, 4 नंबर। 4 नंबर। क्लियर है सबका? यस सर। हम्म। तो अब बच्चों देखो, अब ना पीरियड में हम लोग मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सब जो है बीते जमाने का बात है। इससे क्वेश्चन अब ना के बराबर आता है। तो हम जो जो टॉपिक पढ़ा दिए उसके बाद टॉपिक का नाम लिख दे रहे हैं, उसका तुम लोगों को हम पीडीएफ सेंड कर देंगे, वो खुद से पढ़ लेना है। उसमें जो डाउट रहेगा हम बता देंगे, क्योंकि इस सब में क्या है ना, टाइम का बर्बादी हो रहा है ना। दो क्लास में हम इंट्रोडक्शन इसलिए ले लिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा चीज नहीं पता होगा, तो थोड़ा बेसिक मालूम चल जाए। मोटा मोटी तो सब कुछ मालूम हो गया होगा तुम लोगों को। या सर पीडीएफ भेज यस। दीजिए, 1-2 दिनों में पढ़ के खत्म कर देंगे। हाँ उस तरह ज्यादा भी समझ में आएगा थोड़ा। हाँ, उसको खत्म कर लेना करके। चलो हम नोट कर दिखाते हैं, हम तुमको सेंड कर देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में है, इसलिए क्वेश्चन कभी कभार इस सब से आ जाता है। तो पहला साइंटिस्ट का नाम क्या बताए थे? लववाइजियर। दूसरा बताए प्राउट्स। तीसरा क्या बताए थे? डोवेनियर ट्राइट। चौथा क्या पढ़े? न्यूलैंड ऑक्टेव। न्यूलैंड सॉरी, हाँ, 5वां नंबर मेंडलीव। नहीं है भी। 5वां नंबर है लूथर मेयर कर्व्स। लूथर मेयर्स कर्व्स। कर्व का मतलब क्या होता है? ग्राफ। उन्होंने ग्राफ के माध्यम से समझाया था, और यह था 1869 ईस्वी में। सर ये सिलेबस अंग्रेजी बनाया होगा? है सर ये सिलेबस एनसीईआरटी का अंग्रेजी बनाया होगा? हाँ, 1800। छठा में है
मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल सबको मालूम है, एटॉमिक मास पर आधारित था। ये भी उसी साल आया था, सेम एडिशन में। ये सब हम तुमको भेज देंगे। सर पॉपुलर कौन हुआ दोनों में सबसे अधिक? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, दोनों पॉपुलर और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब सातवां हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है मोसले। मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये जो है मोस्ले भाई साहब का दिया हुआ था, मोस्ले का दिया हुआ था। सर इसको तो सबने बनाया था ना मिलके, या सिर्फ उन्हीं ने एक अकेले दिया था? हाँ, जो है 3-4 साइंटिस्ट है, जैसे बोर का भी इसमें योगदान है, बोर बड़ी है ना, वार्नर का भी योगदान है, रेंग का भी योगदान है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था। रेडिट से भी सीखो है। हेलो सर, तो फिर सिर्फ मोज़ले का नाम क्यों आया? क्योंकि मेन रोल था। अब मान लो इंडिया बनाया 350 रन, आज मैच है ना जी? यस सर। हाँ, यस उसमें मान लो 2 प्लेयर सेंचुरी मारा, अब एक बनाया 40 बॉल में 100 रन, एक बनाया 100 बॉल में 100 रन, तो मेन योगदान किसका रहेगा? मैन ऑफ द मैच किसको मिलेगा? 40 बॉल में तो सर हाँ, 40 बॉल में जो 100 रन बनाया उसको मिलेगा। एग्जाम्पल हम ऐसे ही बताए समझाने के लिए। उसी तरह से मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक में 3-4 साइंटिस्ट का योगदान था। मेन उसमें जो ज्यादा योगदान था वो मोस्ले का था, इसलिए उसको मोस्ले फॉर्म ऑफ पीरियोडिक ही बोलते हैं। बच्चों ध्यान देना, इसका पीडीएफ हम अभी सेंड कर देंगे, इसको आराम से पढ़ लेना। ये पूरा कहानी है, कथा है, सत्यनारायण भगवान का ऐसे कथा हम लोग सुनते हैं ना घर में। हाँ हाँ, वैसे ही ये कथा है। और मेन चीज ये है कि गलती से कभी कभार क्वेश्चन इससे आ जाता है, गलती से, क्योंकि अब क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत सारा चीज है। इससे सर क्वेश्चन, मोस्ले का डेट नहीं है? हाँ, इससे क्वेश्चन पहले बहुत आता था, 1975 ईस्वी में एग्जाम में आता था। अब इससे क्वेश्चन नहीं के बराबर आता है। ये हम भेज देंगे तुम लोगों को, केवल कहानी है, पढ़ लेना। तो जहां जहां दिक्कत होगा बताना, हम बता देंगे। नोट्स भी करना है? इसको लिख लो। ये मतलब 4 तक हम पढ़ा दिए, 5वां 6ठा 7वां का नोट्स हम सेंड कर देंगे, क्योंकि इसमें टाइम बर्बाद होगा फालतू में। तो सर उसको पढ़ इसका के उसको नोट्स करना है? हाँ, इसका क्वेश्चन भी हम भेज देंगे तुम लोगों को, न्यूमेरिकल बना लेना। सर इसका सिर्फ पढ़ना है, नोट्स भी कर लेना है? नहीं, तो खाली पढ़ लेना, नोट्स करने की कोई जरूरत नहीं। अगर नोट्स बनाना है तो बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम है तुम्हारे पास, बना सकते हो। अदरवाइज इसको केवल पढ़ लेना, कॉपी में लिखा हुआ रहेगा तो और अच्छा बात रहेगा, नोट कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। सर आप जो क्वेश्चन भेजे थे बन नहीं रहा है। हाँ, उसके बाद है कि अब हम क्वेश्चन जो भेजे थे उन लोग का ऐसे ही हम भेज दिए थे, सरप्राइज टेस्ट वाला क्वेश्चन बना। नो सर। अच्छा ठीक है, अभी अभी जब हम पूछेंगे ना क्वेश्चन नंबर तो बताना, हम बता देंगे। चलो बच्चों, मेन तुमको पढ़ना है, जो मेन पढ़ना है तुमको, ये क्या लिखे बताओ? पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी। इसका मतलब हो गया कि कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो अब यहाँ पे मेन जो तुम्हारा आईटी मेंस और एडवांस का जो सिलेबस है, मेन अब यहाँ से स्टार्ट होगा। मतलब क्वेश्चन अब ज्यादा इसी से आएगा, जो ग्रुप पीरियड ब्लॉक पर आए उससे आएगा, मैजिक नंबर से आएगा। मतलब साइंटिस्ट के नाम पे जो पीरियडिक टेबल है उस पे क्वेश्चन सब कम आता है।
अब क्वेश्चन तुमको आएगा मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियड को, तो उसको हम दो भाग में बांट दिए। इसमें हमको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू साइज थ्योरी, और उसमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनर्जी थ्योरी। तो दो भाग में बांट दिए, एनर्जी के आधार पर और साइज के आधार पर कौन कौन सा पीरियोडिसिटी होगा, मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टी होगा। सर प्रीवियस ईयर में नोमेनक्लेचर से सिर्फ नाम जानने के लिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। हाँ, नाम जानने के लिए वो भी भेज देंगे, नोमेनक्लेचर का भी भेज देंगे लिस्ट। पीडीएफ जो सेंड करेंगे वो नोमेनक्लेचर तक सेंड कर देंगे। ओके सर। जो प्रीवियस ईयर का भेजेंगे, सॉरी पीडीएफ भेजेंगे, उसमें नोमेनक्लेचर तक रहेगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। पूछो, सर एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए? हाँ ठीक है, हम सेंड कर देंगे। देखो, पहला टॉपिक इसमें पढ़ना है एटॉमिक रेडियस, दूसरा टॉपिक पढ़ना है इसमें आयनिक रेडियस, एक ही में आ जाएगा, आयनिक रेडियस। सर ये लिखना जरूरी है? हाँ, ये लिखना जरूरी है, तो ना पता चलेगा कि पढ़ना क्या है। सर पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। अच्छा, कोई बात नहीं, हम अपने जानकारी के लिए तुमको लिखा देते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, नाम सुने हो? नो मीनिंग मीनिंग पता होगा तो शायद सुने होंगे। इसका सिंबल है सिग्मा एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो बोलते हैं जेड स्टेरिक, जेड पे एक स्टार साइन है, मतलब न्यूक्लियस जो है वो कितना ज्यादा पावरफुल है उसके बारे में पढ़ना है। इफेक्टिव मतलब कितना पावरफुल है, कौन सा चीज? न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस चार्ज। का सिंबल है जेड इफेक्टिव, जेड स्टेरिक। स्क्रीनिंग इफेक्ट को क्या से सिंबलाइज किए हैं? सिग्मा से, तो सिग्मा लिख, सिग्मा का सिंबल मैथ्स में दूसरा होता है, केमिस्ट्री में ये वाला सिंबल होता है सिग्मा का। फिर जेड का पावर एक्स लिखे उसको न्यूक्लियर जेड का चार्ज। पावर एक्स नहीं, उसको जेड स्टेरिक बोलते हैं, सिंबल है, इसको पढ़ेंगे जेड स्टेरिक। अकॉर्डिंग टू साइज ये पढ़ना है सिलेबस में। अब अकॉर्डिंग टू एनर्जी देखो क्या पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू एनर्जी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, नाम सुने हो ना? यस देखो सर। आईपी, आईपी मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड टॉपिक पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन हम बोलते जा रहे हैं, पूरा फुल फॉर्म बिना लिखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थर्ड इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आई ई मतलब फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ आइसो एनर्जी, सर आई पूरा मतलब नाम लिख आयोनाइजेशन दीजिए। एनर्जी। हाँ, सेकंड सर पूरा नाम लिख दीजिए ना साइड में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आईपी मतलब होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आई मतलब आयोनाइजेशन, पोटेंशियल मतलब क्षमता, जो पढ़े थे डिब्रोगली में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई का मतलब हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना? ईएन मतलब हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीन ही पॉइंट सर, है मतलब अकॉर्डिंग टू एनर्जी में 3 पॉइंट ही। हाँ 3 पॉइंट है, इसमें भी 3 पॉइंट है, मतलब टोटल 6 पॉइंट पढ़ना है। इसके अलावा भी छोटा मोटा बहुत सारा पॉइंट है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर किधर बढ़ता है, बेसिक कैरेक्टर किधर बढ़ेगा, कौन सा मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग होगा, कौन सा मोस्ट रिड्यूसिंग होगा, तो वो छोटा मोटा टॉपिक है जिसको लास्ट में क्लास में खत्म कर दें। सर सिग्मा का सिंबल अच्छा से लिख दीजिए ना। सिग्मा का, तो सिग्मा का सिंबल ये वाला होता है, ऐसे घुमाओगे ऐसे कर दो, ये वाला सिग्मा मैथमेटिक्स का साइन है, ये केमिस्ट्री में ये वाला सिंबल इस्तेमाल होता है सिग्मा का। जीरो करके एक लाइन खींच देना। तो पीरियडिक टेबल में एटम के साइज और एटम के एनर्जी के आधार पर हमको ये चैप्टर पूरा पढ़ना है, और पढ़ने में इसलिए मजा आएगा क्योंकि तुम लोग एटम का रेडियस, एटम का एनर्जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले से पढ़ चुके हो, पढ़े हो ना? यस सर। उसी का थोड़ा एडवांस फॉर्म पढ़ना है। लिख लिए सर। नोट हो गया? चलो सर कब तक भेज दीजिएगा ये सब का लॉ, लूथर्स, अभी मोयर्स? आज सेंड कर देंगे क्लास के बाद। क्लास के बाद, ओके सर। सेंड कर देंगे, मैसेज एक डाल देना ताकि हमको याद रहेगा। चलो अब देखो सर ध्यान से, हाँ मैसेज डाल देना, हम तुरंत सेंड कर देंगे। दो सबसे पहला पॉइंट है इसमें एटॉमिक रेडियस। या उसको हम लोग साथ ही साथ आयनिक रेडियस से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास एक एटम या एलिमेंट है लिथियम, तो लिथियम का हम स्टडी करेंगे एटॉमिक रेडियस। लेकिन हमारे पास अगर लिथियम 2+ है, इसका स्टडी करेंगे आयनिक रेडियस। डिफरेंस पहले समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है डिफरेंस? यस सर। आयन रहेगा तो आयनिक रेडियस, आयन नहीं रहेगा तो एटॉमिक रेडियस। इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन है द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड outermost ऑर्बिट, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। outermost ऑर्बिट in which electron is present called atomic radius या ionic radius। AR atomic radius, IR ionic radius। कहने का मतलब है एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और सराउंडिंग सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलेंगे? सेल या ऑर्बिट। तो अगर मान लो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, इसका जो रेडियस होगा उसको हम लिखेंगे R2, और यहां से यहाँ जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? उसका एटॉमिक या आयनिक रेडियस।
सर R2 क्यों लिखेंगे सर? रेडियस है तो एक R ही लिखेगा ना। R2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि लोकेट कर रहा है सेकेंड ऑर्बिट को। लेकिन सर आपने इसमें डेफिनेशन में लिखा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो फिर ऑर्बिट कुछ भी रहे, हम तो रेडियस से बात कर रहे हैं ना। तो बात कर रहे हैं ना, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो कोई फिक्स होगा ना। हर एटम का अपना एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, क्लास में पढ़ा चुके हैं। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। क्या उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इस पे चर्चा करेंगे। हम ये नहीं कैलकुलेट करेंगे उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटम में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनर मोस्ट ऑर्बिट भी हो सकता है। तो इनर मोस्ट ऑर्बिट का रेडियस का प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना है, प्रॉपर्टीज पढ़ना है कि एटम में अगर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है, उसको कैलकुलेशन करने के लिए पढ़ना है। और उसको जब भी हम कैलकुलेट करेंगे उसका मैग्नीट्यूड या तो कैलकुलेट करेंगे एंगस्ट्रॉम में या कैलकुलेट करेंगे सेंटीमीटर में। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गया। तो पढ़ चुके हैं बोर्स एटॉमिक थ्योरी में रेडियस कैलकुलेट किससे करते हैं, या तो एंगस्ट्रॉम से या तो सेंटीमीटर से। तो सर न्यूक्लियस से R2 तक का जो डिस्टेंस रहेगा वही रहेगा रेडियस। हाँ, मतलब एक डायग्राम हम बता दिए। तो R3 भी हो सकता है, R4 भी हो सकता है, R1 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा एटम तुम्हारे पास कैसा है। जैसे मान लो अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन एटम का, इसका एटॉमिक रेडियस क्या डिफिनेशन देगा, N इक्वल टू 1 का। हाँ, अगर मान लो हम सोडियम का एटॉमिक रेडियस निकालेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होगा, N इक्वल टू 3 का। मतलब सोडियम का पीरियड, सोडियम किस पीरियड में है, थर्ड पीरियड में है ना। यस सर। हाँ, तो जैसा एटम हम लेंगे तो वैसा हमको डिफाइन करना पड़ेगा एटॉमिक रेडियस। बात समझ में आ गया। हो गया सर। तो अब इसमें जो भी टॉपिक पढ़ोगे उसमें तुमको अब पता होना चाहिए। तो पेरिटल में दो डायरेक्शन में बताए थे, एक बताए थे वर्टिकल और एक क्या था, हॉरिजॉन्टल। हाँ। तो एग्जाम में तुमसे पूछेगा ये जो आप एटॉमिक रेडियस है ना, इसका जो हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी और आयनिक रेडियस, इसका पीरियोडिसिटी क्या है। अब ये बोलेंगे जो डाउन द ग्रुप है, ध्यान देना, बोलेंगे डाउन द ग्रुप, वर्ड को समझना, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज करता है। अब साइज का मतलब क्या हो गया, रेडियस। यस सर। हाँ, और इसको लिखेंगे अक्रॉस द पीरियड, ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो अक्रॉस द पीरियड। यहाँ पे लिखेंगे साइज डिक्रीज करता है, पहले इसको नोट कर। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा और अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज करेगा। हो गया सर। अक्रॉस द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट हो गया जी, जब भी बात करेंगे तो लेफ्ट से राइट। इसको बात करेंगे टॉप टू बॉटम, वर्टिकल कॉलम है तो टॉप टू बॉटम और हॉरिजॉन्टल है तो लेफ्ट टू राइट। यहाँ लिख लो, साइज डिक्रीज करने का रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो भी पढ़ाएंगे इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज सबका कॉन्सेप्ट है, और साइज इंक्रीज करने का कॉन्सेप्ट है वैल्यू ऑफ एन। अब समझ लो ध्यान से। सर एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। नहीं, एन मतलब नंबर ऑफ सेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ, एन का मतलब है कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब नंबर ऑफ सेल के बारे में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेल। सर इफेक्टिव के बाद क्या लिखे है? न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फिर वो समझ में नहीं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो हाँ, साइज। वो बता देंगे, वो अभी बताए नहीं ना, बता देंगे तो पूछना ही नहीं पड़ेगा। अभी हम लिखा दिए हैं कि साइज जब भी घटेगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये कॉन्सेप्ट होगा, और साइज जब भी बढ़ेगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये कॉन्सेप्ट होगा। ऐसे बहुत सारा चीज है, लेकिन डायरेक्ट प्रभावित ये इससे होगा, ये डायरेक्ट प्रभावित इससे होगा, है ना। साइज जब भी घटेगा उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और साइज जब भी बढ़ेगा उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वैल्यू ऑफ एन। तो वो कैसे हम बता देंगे। सबसे कम रेडिएशन होने से तो हाइड्रोजन का होगा, और सबसे बड़ा फ्रांसियम का। अच्छा, वो तो बता देंगे, उसकी चिंता मत करो, वो सब डिस्कस कर देंगे। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, बीच वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला, सब हो जाएगा। यस सर। हाँ, अब देखो, अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। जब भी तुमको क्वेश्चन आएगा डाउन द ग्रुप से, पहले ग्रुप से फिर पीरियड से, डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप में बच्चों होता क्या है, जब भी हम लोग साइज इंक्रीजेज लिखेंगे उसके लिए हम लिखेंगे एन का जो मान है वो इंक्रीज कर जाता है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इनटू n+1 सेल। बता देंगे को पहले n+1 सेल, और फॉर्मूला है r(n² का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये चारों ऑप्शन में रह सकता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के लिए हमको भी एक ग्रुप ले लेते हैं। जैसे मान लो पहला ग्रुप ले लिए, एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। जब भी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फ्रांसियम को छोड़कर, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, ये सब ध्यान रखना होगा। यहां से यहां तक में सीजियम आएगा, फ्रांसियम नहीं आएगा। फ्रांसियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सर रेडियो एक्टिव क्या होता है सर? रेडियो एक्टिव का मतलब होता है जिसमें सेल्फ एनर्जी इमिट करने का टेंडेंसी हो। पढ़ा देंगे, रेडियो एक्टिविटी जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे। बताओ, हाइड्रोजन जो है इसका तुम कन्फ्यूजन क्या लिखते हो, 1s1। इसका आउटरमोस्ट क्या होता है, 2s1। इसका आउटरमोस्ट 3s1। इसका आउटरमोस्ट 4s1। इसका आउटरमोस्ट 5s1। इसका आउटरमोस्ट 6s1। सबका आउटरमोस्ट लिखना है। और डायग्राम जब बनाओगे तो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जब डायग्राम बनाएंगे, मान लो हमको ये लोकेट करना है, इसका रेडियस हायर हो जाएगा। इसको लोकेट करना है, इसका रेडियस लोअर हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, जैसे से एन का मान बढ़ा, देखो ध्यान से, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला गया तो एटॉमिक रेडियस उसका बढ़ जाएगा। इसलिए कब आएगा, एन का मान बढ़ता है इसलिए साइज इंक्रीज करता है। और एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है,
n+1। n+1 का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम हाइड्रोजन से लिथियम में जाएंगे, बताओ तो एक संख्या बढ़ गया ना, यस सर। 2 से 3 में जाएंगे बढ़ गया, 3 से 4 में जाएंगे तो बढ़ गया। इसी को बोलते हैं n+1 वैल्यू इंक्रीजेस। मतलब जो सेकेंड एलिमेंट है, जो जस्ट नीचे का एलिमेंट है, अपने जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट से एक ऑर्बिट आगे चला गया, इलेक्ट्रॉन इंटर्स कर गया n+1 से, उसे क्या हो जाएगा? एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। और ये फॉर्मूला तो सबको पता है, बोर्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ाए थे ना, R(n²) का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, तो सारा क्या हो गया, जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो R(n²) का डायरेक्टली है, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ाएंगे तो रेडियस ऑब्वियसली क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। हाँ, ये 4 चीज याद रखना है। साइज इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप में, अक्रॉस द पीरियड में डिक्रीज करेगा। कैसे करेगा वो हम बता देंगे। तो डाउन द ग्रुप में इंक्रीज करेगा, इसलिए n का मान इंक्रीज करेगा। n का वैल्यू इंक्रीज करेगा, नीचे वाला एलिमेंट अपने ऊपर वाले एलिमेंट से एक सबसेल में ज्यादा इंटर करेगा। सर जो R=n² है, ये तो सर हाइड्रो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए है ना, यहाँ पर सर सबका निकल जा रहा है उसी से, सोडियम पोटेशियम। हाँ, तो बता देंगे। जो बोर्स का फॉर्मूला था उसमें कुछ करेक्शन करके यहाँ पढ़ना है, फॉर्मूला वही रहेगा, कुछ करेक्शन हो जाएगा। ये बढ़ाए थे, ये फॉर्मूला ओनली वैलिड होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी फॉर्मूला वैलिड हो सकता है, थोड़ा सा उसमें करेक्शन करेंगे। मतलब सिर्फ डाउनवर्ड वाला में ना सर, डाउन द ग्रुप हाँ, में। डाउन द ग्रुप। सर इसमें सिर्फ अगर एक लिखे ही नहीं सर। ऑप्शन अगर करेक्ट बोले तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा इसके साइज सब इंक्रीज करने का? हाँ, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा कि डाउन द ग्रुप साइज इसलिए इंक्रीज करेगा क्योंकि जो बॉटम साइड एलिमेंट है उसका n का वैल्यू हाइयर होता है ना। जो अगर मान लो किसी ग्रुप में गए, किसी ग्रुप में गए, यहाँ पे किसी ग्रुप में नीचे गए, हम यहाँ लिखेंगे n, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। जो हम बॉटम साइड एलिमेंट का बात करेंगे, जो सबसे नीचे होता है उसको बोलते हैं बॉटम साइड एलिमेंट। लिखेंगे इंटर्स इनटू हायर सेल। जो बॉटम साइड एलिमेंट है, तो बॉटम साइड एलिमेंट जो है अपने इलेक्ट्रॉन को हायर सेल में इंटर करवाता है, उससे रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। और दूसरा इसका रीजन है कि डाउन द ग्रुप जाने पे ये कंजिक्यूटिवली इंक्रीज करता है। कंजिक्यूटिव का मतलब है ये n+1 है तो यहाँ n+2 नहीं होगा, यहाँ भी n+1 ही होगा। तो मोटा मोटी याद क्या रखना है कि डाउन द ग्रुप में n का वैल्यू इंक्रीज करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसलिए एटम का रेडियस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाए थे ना क्वांटम नंबर का एप्लीकेशन में, R1 R2 R3 डॉट 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 Rn में रिलेशन होगा, याद है? यस सर। हाँ, ये कंसेप्ट कहाँ काम करेगा, डाउन द ग्रुप। इसको भी नोट कर सकते हो। फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस और nth ऑर्बिट का रेडियस, इसमें रिलेशन है, साइज इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ सेल्स के इंक्रीज करने से साइज इंक्रीज करेगा। ये कंसेप्ट पीरियड में लागू नहीं होगा, पीरियड में n का मान क्या होता है, कांस्टेंट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर।
सर आर प्रोपोर्शनली एन स्क्वायर का मतलब आर बढ़ेगा तो हाँ, रेडियस जैसे से n बढ़ेगा r का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा r का मान बढ़ेगा। अब ध्यान देना, इसमें जो क्वेश्चंस पूछा जाता है एटॉमिक रेडियस में, क्वेश्चन अब रिलेट करके पूछ देगा। और रिलेट करने का मतलब है कि तुम चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके हो, चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हो, तो लार्जर इन साइज 4 ऑप्शन हम दे रहे हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो दोनों क्वेश्चन आ गया, एटॉमिक रेडियस का भी आ गया, आयनिक रेडियस का भी आ गया। बताओ इस चारों में लार्जर इन साइज कौन सा होगा? हाइड्रोजन। 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 तो क्लास में पढ़ाई भी थे, इस एटम पे जड़। कोई चार्ज नहीं है, तो एटम क्या है? न्यूट्रल। और ये सब पे पॉजिटिव चार्ज, एटम क्या है? यहाँ पे कैटाइन है। कैटाइन न्यूट्रल से ऑलवेज क्या होता है? छोटा होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो लॉस किया नहीं, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया। अब एग्जैक्ट रीजन क्या है इसका? एग्जैक्ट रीजन भी क्लास में बताए थे। ऐसा क्वेश्चन जब बनाओगे तो टॉपिक का नाम यहाँ भी मेंशन कर तो लेना, फिर यदि एन रहता तो वो भी बता देते हैं। यहाँ देखो, ये सब टॉपिक करा चुके हैं, ये इसमें भी पढ़ना है। सबको मालूम है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या होता है, तो जिसमें भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बोलते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है साइज क्या करेगा? डिक्रीज। और अगर निगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो साइज भी क्या करेगा? इंक्रीज। तो जो भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसका टेंडेंसी क्या होगा? टुवार्ड्स द न्यूक्लियस। एटम में इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस होता जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घटेगा, एन का मान क्या करेगा? घटेगा ना। निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज में से क्या होगा? एन का मान बढ़ जाएगा। किसी एटम में अगर मान लो निगेटिव चार्ज आ रहा है, उससे क्या होगा? उसका एन का वैल्यू इंक्रीज कर सकता है, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देगा तो नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को अगर तुम प्रायोरिटी दे रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? उसमें जो है इलेक्ट्रॉन क्लॉडिंग बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन क्लॉडिंग कम हो जाएगा। इसका एक और नाम है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका नाम है हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नोट कर लेना, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता है, इलेक्ट्रॉन क्लॉडिंग। और पॉजिटिव चार्ज में लिखा जाता है पुअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सब वर्ड है। पुअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउडिंग है, इलेक्ट्रॉन का जो बादल है, वो साइज को घटा देगा। हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से साइज बढ़ जाता है, पुअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से साइज घट जाएगा। और ये नियम केवल और केवल कहाँ लागू होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लोग को कहाँ पर पढ़ना है? हाँ, और इसी इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से, इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को
समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया, फॉर्मूला। कौन सा रेशियो है? इलेक्ट्रॉन by एटॉमिक Z। नंबर पे स्पीड। यहाँ पे E मतलब इलेक्ट्रॉन, Z मतलब एटॉमिक प्रोटॉन एटॉमिक प्रोटॉन। नंबर हाँ वही होगा ना। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन होता है, पढ़ाए थे क्लास में। अब करके दिखा देते हैं, इतना पॉइंट्स नोट कर लो। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है उसमें भी साइज के बारे में पूछ देगा। तो पहले तो आइसो मतलब होता है सेम, सेम इलेक्ट्रॉन तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, उसमें साइज में होगा कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि नंबर ऑफ सेल घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है कम ही सेल में रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोटा हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए ज्यादा सेल चाहिए, इसका मतलब एन का वैल्यू इंक्रीज करेगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो उसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है ई बाय जेड रेशियो, करके दिखाते हैं। नोट हो गया इतना सारा पॉइंट? यस चलो देखो ध्यान से, मुझे एग्जांपल कराए थे। सर नीचे वाला मत मिटाइएगा हल्का। अच्छा, तो देखो हमारे पास बेरिलियम आयन है, हमारे पास लिथियम आयन है, हमारे पास हीलियम आयन है, हमारे पास हाइड्रोजन है। तो हम इस तीनों को बोलेंगे आयन कैरी कर रहा है आयनिक रेडियस, और ये आयन कैरी नहीं कर रहा है तो एटॉमिक रेडियस। अब हम बताएं ऐसे जाने पे साइज इंक्रीज करेगा, इसका रीजन हो गया ये वाला चीज, ध्यान देना। तो तुम सबको मालूम है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, इस चारों का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। इस चारों में n का मान हो गया कांस्टेंट। अब फॉर्मूला है r इक्वल टू n स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट बाय जेड। देखो ये पहले से कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, वेरिएशन ये नहीं हो गया। तो जिसका z छोटा होगा उसका r क्या होगा? बड़ा होगा। यस सर। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में मोस्ट इफेक्टिव ये है, ध्यान देना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर है, मोस्ट इफेक्टिव क्या है उसमें? प्रोटॉन सिस्टम, क्योंकि एन वहां काम ही नहीं करेगा, क्योंकि एन का मान सबके लिए क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। सर रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हो गया? कैसे हो गया? याद है कैसे हो गया? फॉर्मूला पढ़ा दिया ना, पूछा तुम कैसे हाँ हो गया। यस सर भूल गए थे। ये तो और बड़ा सर नॉर्मल नहीं अगर हीलियम रहे और लिथियम रहे उसमें चार्ज हाँ, सर वो भी नहीं बता देंगे, वो भी बता देंगे। पहले समझो ना, सब एग्जाम्पल कर देंगे। हाँ ठीक। जो एग्जाम्पल अभी चल रहा है पहले उस पर ध्यान दो। जितना एग्जाम्पल कहोगे सब करवा देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सर इसको बिना फॉर्मूला के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, बिना फॉर्मूला का भी एक्सप्लेन हो जाएगा, ये एकदम एक्सप्लेन हो जाएगा। यस कैलकुलेट भी कर सकते हो, बिना फॉर्मूला के एक्सप्लेन कर सकते हो। और देखो ध्यान से, दूसरा चीज है, ऐसे भी तुम निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग से। पढ़ा थे ई बाय जेड रेशियो। सर ये भी तो फॉर्मूला ही होगी। हाँ, फॉर्मूला हो गया। इसमें ई है 1, जेड है 4, इसका ई है 1, जेड है 3, इसका ई है 1, जेड है 2, इसका ई है 1, जेड भी है 1। बताओ मैथमेटिकली सबसे बड़ा वैल्यू ये होगा यस और सर सबसे बड़ा वैल्यू ये हो जाएगा। तो जैसे से ई बाय जेड रेशियो बढ़ेगा साइज बढ़ता है, कैलकुलेशन ज्यादा होगा, कैलकुलेशन कम होगा। और बिना फॉर्मूला के बनाने का वही तरीका है कि तुमको देखना है इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई कैटायन है तो एकदम छोटा हो जाएगा,
इससे बड़ा न्यूट्रल होता है और सबसे बड़ा क्या होता है, एनायन। विनायन। इलेक्ट्रॉन क्लोडिंग बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, साइज इंक्रीज करेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दिखाते हैं तुमको। देखो आ गया है पढ़ने के लिए, आ जाओ। ये पढ़ाते रहते हैं ना, आवाज सुन लिया मेरा। देखो भैया लोग को हाय लोग करो। बोलो क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, मन लगा के पढ़िए। ऐसे कैसे काम चलेगा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, है ना। समझाओ, पढ़िए ठीक से, है और ना। एक जो कहाँ है सर? हाँ? स्माइल दो, गुड मॉर्निंग बोलो। अच्छा ठीक है, जाओ। सर मोबाइल ही कर रहा था। हाँ, इसका टाइम है मतलब 8:30 में उठने का। अब मेरा आवाज सुन लेता है तो और दौड़ के चला जाता है, देसी बालक है। यस। हाँ, आवाज सुनने से बच्चा लोग को ये हो गया इसका नॉर्मल सीक्वेंस। एक एग्जांपल है आयोडीन। इसमें साइज अरेंज करना है, तो सबसे छोटा क्या होगा, I+, यस सर। आयोडीन, आयोडीन माइनस। आयोडीन माइनस। आयोडीन का परमाणु संख्या कितना होता है, एटॉमिक नंबर याद है? 53। वेरी गुड, 53। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 52 होगा। इसमें 53 होगा। इसमें कितना होगा, 54। तो बढ़ते क्रम में संख्या हो गया। तो चलो उसको अगले क्लास में और डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू सर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। अभी हम पीडीएफ थैंक यू सेंड कर सर। दें। हाँ थैंक यू, पीडीएफ अभी सेंड कर देंगे। सर मैक्सिमम कितना तो साइज का होगा सर? पीडीएफ कितना पेज का होगा लगभग? लगभग 4 पेज का है। निकलवा ले। कितना सर उसमें निकलवा से लेना। कितना कंप्लीट करना, मतलब कितना दिन में कंप्लीट होगा? कौन सा वही पीडीएफ पढ़ के खत्म। पीडीएफ? देखो पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो मैक्सिमम 2 घंटे में। उसमें कुछ नहीं है, रीडिंग मारते जाना, जहां दिक्कत होगा वहां पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना। तुम बोलना कि सर ये पॉइंट को एक्सप्लेन कर दीजिए, हम एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि उसमें केवल कहानी है। और चूंकि तुम लोग को ग्रुप पीरियड ब्लॉक पढ़ा चुके हैं, ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालने के लिए बता दिए हैं, तुमको नोबल गैस का जानकारी है, कौन सा एलिमेंट कहाँ हो सकता है जानकारी है, तुमको ड्रॉबैक लिमिटेशन सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो लूथर मेयर कर्व का, मेंडलीव का, इस सब का हम पीडीएफ सेंड कर दे रहे हैं। 2 घंटे में पढ़ के खत्म कर सकते हो। यस सर। चलो ठीक है बच्चों, थैंक्स टू ऑल थैंक ऑफ यू यू। सर। रिकॉर्डिंग, हाँ थैंक रिकॉर्डिंग यू ग्रुप में सेंड कर देना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बोले थे सर, थैंक यू। क्या सर बोल रहे थे बुक बनाना था क्या सर? है बुक बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो सर एनावस्ती बना सकते हैं हम? एकदम आराम से, ठीक एकदम है। बनाओ, दंदना के बनाओ, सब बनेगा। जो नहीं बनेगा उसके हमें। हेलो सर, एक क्वेश्चन था। बोलिए बोलिए। आनंद कुमार इज नाउ होस्ट। ये रहा। चलो आनंद पूरा काट दो, ठीक है, मीटिंग काट दो। मैं तो एमपी गवाएगा सबका। कौन कौन है अभी? और इसका क्या हुआ था, क्योंकि बहुत निकला लोग ही? नहीं निकल पाता है, 2-4 बार सागर निकला? सागर